हे मैं लिसनर्स आ चुकी है आप लोग के लिए माफियाज ट्रैप्ड वाइफ कहानी वापस हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया जो इस वक्त अपनी ही हरकतों पर काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी और उसके साथ वो शर्मिंदा भी थी, क्योंकि वेदिका और रियांश के बारे में उसने कुछ ऊट पटांग ख्याल अपने दिमाग में भर लिया था। रियांश के बारे में सोचकर वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं, पर हरकतें बहुत प्यारी हैं आपकी। और ये सोचते हुए वो भी हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन तभी अचानक ही उसको दोबारा से अपनी चाची और अपनी बहन की फिक्र होने लगती है और उसके साथ ही उसके दिमाग में आता है शिवानी का ख्याल। जिस तरह से उसके चाचा ने कल उसे धमकी देकर के लखनऊ बुलाने की कोशिश की थी, उस वक्त जिया ने साफ तरीके से देखा था कि शिवानी उन लोगों की कैद में बंधी हुई है और वो रो भी रही थी। जिया ये सोचकर तुरंत ही खड़ी होती है और अगल बगल अपने फ़ोन ढूंढने लगती है। वो इस वक्त शिवानी का हाल जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि न्यूज़ में उसके घर वालों का तो अच्छी तरह से जिक्र हो रहा था, मगर शिवानी का उसमें कोई नामो निशान नहीं था। जिया जैसे ही अगल बगल ढूंढती उसे कोई फ़ोन तो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी ही दूर पर एक टेलीफोन रखा हुआ था। जिया तुरंत ही उस तरफ आगे बढ़ती है और फ़ोन को कान पर रखते हुए नंबर डायल करना शुरू करती है। अभी आखिरी के 2 डिजिट बचे ही हुए थे कि तभी पीछे से राजनंदिनी जी की एंट्री होती है। वैसे राजनंदिनी जी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली तो नहीं थी, लेकिन उन्हें खुद को पैसे वाला बनाकर शो ऑफ करना काफ़ी अच्छा लगता था। जैसे ही जिया उनके पायल की खन खन की आवाज़ सुनती है, जैसे ही जिया ने उनके पायल की छन छन की आवाज़ सुनी थी, वह तुरंत ही फ़ोन को दोबारा से रख देती है और धीरे धीरे जाकर के सोफ़ा पर बैठ जाती है। वहीं अब जाकर के राजनंदिनी जी रूम के अंदर आई थी। जिया जो उनको देखकर हल्का सा अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, आंटी आप यहाँ। वही नंदिनी जी उसको थोड़ा टॉन्ट में कहती हैं, जब बड़े लोग घर के अंदर आते हैं या फिर सामने पड़ते हैं तो खड़े हो जाना चाहिए बेटा। जिया तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी होती है और अपनी साड़ी को संभाल कर हल्का सा नीचे की तरफ देकर स्माइल करते हुए कहती है, सॉरी आंटी, मुझे मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आया। आई एम सो सॉरी। वही नंदिनी जी उसके पास आकर बैठते हुए कहती हैं, सॉरी से काम नहीं चलता है बेटा। वो क्या है ना कि मैनर्स तो सीखने पड़ेंगे। अब तुम रियांश की बीवी जो बन चुकी हो। वैसे एक बात जानना चाहूँगी मैं, ये शादी कब हुई तुम्हारी उसके साथ? हुई भी है या फिर मजाक किया उसने तुम्हारे साथ? जिया ये सुन करके उनकी तरफ देखते हुए कहती है, जी क्या बात कर रही हैं आप? वहीं नंदिनी जी जो अपने दिमाग में पहले से ही प्लानिंग भर के आए थे और जैसे उन्होंने वाचना, रेयांश और वेदिका को जाता हुआ देखा था, वो अपने मन में ही सोचते हुए कहती हैं, जाइए जाइए आप लोग, जितने खुशी खुशी आप लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, अंदर आने के बाद आपका चेहरा हैरानी में बदल दूंगी मैं। जिया जो नंदिनी जी की बात सुनते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं? नंदिनी जी उसकी बात सुनते हुए कहती हैं, बेटा रेयांश के बारे में जानती तो हो ना तुम, प्रोडक्शन हाउस है उसका, और अमीरों के बारे में तो ऐसी अफवाहें भी फैलती हैं और कुछ चीज़ें तो हकीकत भी होती हैं, लेकिन रेयांश के बारे में कोई भी न्यूज़ बाहर थोड़ी ना निकलती है। वो तो इतना पावरफुल है कि सारे न्यूज़ को दबा कर रख लेता है। जिया उनको देखते हुए पूछती है, मैं अभी भी नहीं समझी आंटी, आप क्या मतलब है आपका? आप रेयांशी के बारे में कहना क्या चाहती हैं? नंदिनी जी जो कहती हैं, भूल ही हो तुम। खैर ये सब छोड़ो, शादी हुई है तुम्हारी इसके साथ? जिया जो कहती है, जी शादी हुई है। वही नंदिनी जी जो कहती हैं, वैसे कब हुई तुम्हारी शादी? हमें तो कोई पता नहीं चला। कहीं सिर्फ उसने तुम्हें अपने साथ कुछ महीनों के लिए तो नहीं रखा है? जिया यह सुनकर अपने चेहरे को तुरंत ही दूसरी तरफ करते हुए कहती है, ये अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं रियाजी के ऊपर दोबारा से शक नहीं कर सकती। जब जब मैंने उन पर शक करने की कोशिश की है, मैं हमेशा गलत साबित हुई हूँ। पहले उन्हें माफिया समझती थी, क्रिमिनल समझती थी। हाँ वो तो वो हैं, पर बुरे तो नहीं हैं। और फिर वो नंदिनी जी का सामना करते हुए कहती है, वैसे मेरे बारे में आप इतना सोच रही हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और रियांश जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वो प्यार करते हैं मुझसे। नंदिनी जी उसकी बात सुनते हुए थोड़ा हंसते हुए कहती हैं, प्यार? ऐसे इतनी सारी लड़कियां उसकी ज़िंदगी में तो
पता नहीं किससे किससे इसी तरह का डायलॉग मारता रहता होगा। और सारी लड़कियां तुम्हारी तरह खूबसूरत भी होती हैं बेटा, लेकिन क्या करें, श्रेयांश की बातों के जाल में फंस जाती हैं, और कुछ उसके पैसों के चक्कर में। खैर, तुम अपना ख्याल रखना। और अगर बाकी लड़कियों की तरह रेयांश तुम्हें भी ठुकरा देता है ना, तो मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। गौरव की भी अभी शादी नहीं हुई है, तो मैं तुम्हें अपनी बहू कंसिडर कर लूँगी। ठीक है बच्चा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली गई थी। जिया को नंदिनी जी का बिहेवियर इतना अजीब लगता है कि वो उनको जाता हुआ देखकर अपना मुंह सड़ाते हुए कहती है, अजीब पागल औरत है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है और ये मुझे दूसरे लड़के, वो भी गौरव जी। छी। लेकिन रेयांशी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही थी? कहीं वाकई में ये बुरे तो नहीं है ना? वहीं नंदिनी जी जैसे ही रूम से बाहर निकली थी, प्रार्थना जी जो वहीं बाहर एक मेड से कुछ बात कर रही थी, वो कुछ ज्वेलरीज वगैरह मेड को सौंप रही थी। और जैसे ही नंदिनी जी को वो जिया के रूम से बाहर आता हुआ देखती हैं, वो एकदम से अपने कदम को आगे बढ़ा लेती हैं। पहले तो वो नंदिनी जी से इस बारे में बात करना चाहती हैं, लेकिन फिर उन्हें यह ठीक नहीं लगता, क्योंकि नंदिनी जी उनके दिमाग से कुछ ज़्यादा ही शातिर थी। लेकिन प्रार्थना जी उनसे बहुत मुख्तलिफ थी। उनके दिल में जो होता वही उनके ज़ुबान पर होता था। उनका कोई दो चेहरा नहीं था। वो तुरंत ही जिया के रूम में आ गई थी। जिया जो वैसे अपनी फ्रेंड, अपनी बहन और अपनी चाची को लेकर इतना परेशान थी, ऊपर से नंदिनी जी ने उसे एक नए प्रॉब्लम में डाल दिया था। प्रार्थना जी जो अंदर आते हुए कहती हैं, बेटा तुम ठीक हो? जिया इधर उधर धीरे धीरे टहल रही थी, क्योंकि उसके पाँव में अभी भी वो जख्म काफ़ी दर्द पहुंचा रहा था। लेकिन जिया को भी इस दर्द का ज़्यादा फिक्र नहीं था। प्रार्थना जी जैसे ही अंदर आई थी, जिया तुरंत ही अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहती है, जी मैं ठीक हूँ आंटी। जैसे ही प्रार्थना जी ने आंटी शब्द सुना था, वो जिया के चेहरे पर हल्का सा झूठ में मारते हुए कहती हैं, आंटी किसको बोल रही हो? मम्मी हूँ तुम्हारी। जिया ये सुन करके थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है, सॉरी मम्मी जी। प्रार्थना जी जो दरवाज़ा की तरफ देखते हुए कहती हैं, वो क्यों आई थी? जिया जो कहती है, बड़ी। वहीं जैसे ही वो उनको मॉम बोलती, तुरंत ही प्रार्थना जी उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहती हैं, उन्हें मॉम बोलने की ज़रूरत नहीं है। भला ऐसी मॉम तुमने देखी है? अपनी ही अपनी ही घर की बहू के साथ इस तरह से बातें करती हैं। जिया जो कहती है, आपको कैसे पता चला वो क्या बोल कर गए हैं? प्रार्थना जी उसकी बात सुनते हुए कहती हैं, अरे जब तुम नीचे थी, देखा नहीं किस तरह से तुम्हारे खानदान का मजाक उड़ा रही थी। जिया जो कहती है, वो बात तो है, कुछ खास नहीं, बस ऐसे, बस कह रही थी कि थोड़ा मैनर सीख लो, और यही सब सिखा रही थी। जिया उनके मुंह पर ये बात बोलना नहीं चाह रही थी कि उनकी अपनी जेठानी ने उनके अपने बेटे के बारे में कुछ अनाप शनाप बका है। और जिया को भी उनकी बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। थोड़ा देर तो वो परेशान हुई थी, लेकिन प्रार्थना जी का चेहरा देखते हुए उसे भी याद आता है कि अब उसकी यही फैमिली है, और उसे अपने रियाज जी पर थोड़ा तो ट्रस्ट शो करना पड़ेगा, जिसने हमेशा से उसके लिए इतना कुछ किया है, इतना फेवर्स किया है। किसी गैर के कहने पर वो रियांश के बारे में इस तरह की बातें नहीं सोच सकती। प्रार्थना जी उसे समझाते हुए कहती हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। और जहाँ तक बात रही तहज़ीब की, मैनर की, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर की बेटी समझती हूँ, और मुझे तुम मिली हो इसका मतलब मेरे घर में अब 3 बेटियाँ हो चुकी हैं, और ये तीनों बेटियाँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, और फ़िलहाल सबसे ज़्यादा तुम। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। अब तुम्हारी शादी तो जिस हालत में हुई, मुझे तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ ना, हमारे घर में एक बड़ा सा फंक्शन हो, जिसमें सबसे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूँ और बताऊँ कि रेयांश की बीवी कितनी प्यारी है। मैं परसों रिसेप्शन का फंक्शन रख रही हूँ बेटा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। जिया जो कहती है, मुझे क्यों दिक्कत होगी, पर उनको दिक्कत हुई तो? वही जिया जो रेयांश के बारे में बात कर रही थी, प्रार्थना जी जो उससे कहती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बात कर लूँगी उससे। मामा की बहुत बात मानता है, और ये बोलते हुए वो उसके चिन पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, और अगर वो मेरी बात नहीं मानता है तो उसकी प्यारी भोली बीवी है ना, वो संभाल लेगी उसे। जिया जो बस अपने सर को हाँ मिला देती है और धीरे से मुंह बनाते हुए कहती है,
वो जैसे मेरी बहुत बात मानते हैं, आंकड़ों कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में इस वक्त रेयांश जो अपने कैबिन में बैठे हुए थे और उनके मीटिंग का भी अब समय हो चुका था। सारे लोग उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा हो गए थे, जितने लोगों को मूवी से रिलेटेड प्रोजेक्ट में काम करना था। एक काफ़ी जाना माना राइटर जो इस वक्त उनका वेट कर रहा था, कुणाल, जो उनके ऑफिस में आकर उनको बताते हुए कहता है, सो समय कम है। रेयांश अभी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे और वो कुणाल को देखते हुए कहते हैं, या कम है। कुणाल जो उनके सामने आकर उनको फाइल देते हुए कहता है, सर इस मूवी के प्रोजेक्ट के बारे में आपको मीटिंग करनी थी। व्हाट डू यू थिंक सर? राइटर आकर बैठे हुए हैं, क्या करना है हमें? रेयांश कुणाल को देखते हैं और फिर उससे पूछते हैं, दुबई का क्या चल रहा है? वहाँ की भी एक डील है जो अभी फाइनल नहीं हो पा रही है, कुछ ज़्यादा नाटक तो नहीं कर रहा वो? रेयांश कहते हैं, सर शिपमेंट थोड़ा डिले होगा, बस इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने, और वैसे भी उसकी कोई ख़ास हिम्मत नहीं है जो आपके खिलाफ कुछ बोलेगा। अभी शांत है सर। रेयांश अपने फोरहेड पर रब करते हुए कहते हैं, और उस टॉम को फायर किया? जो रेयांश की बात पर हामी भरते हुए कहता है, यस सर, बिल्कुल, आपने जैसे ही बोला था उसे टर्मिनेशन लेटर मिल गया। रेयांश खड़े होते हुए कहते हैं, इतना बड़ा भद्दा मजाक किया उसने मेरी कंपनी के साथ। मैं अपनी शिपमेंट के लेकर के कितना सीरियस हूँ ये बात शायद उसे पता नहीं है। रेयांश अग्निहोत्री की कंपनी से इस तरह शिपमेंट डीले हो, इट्स नॉट ओके। और हाँ, शाम तक के लिए जेट रेडी रखना, मैं खुद दुबई जाऊँगा। कुणाल अपने सर को बस हाँ में हिला देता है और रेयांश मीटिंग करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त मेंशन में नंदिनी जी जो जिया के रूम से वापसी में सीढ़ियों से उतरते हुए अभी हॉल एरिया में पहुंची थी कि तभी उनके सामने उनका बेटा, जो उनकी नज़र में काफ़ी नालायक था, गौरव बैठ करके गेम खेल रहा था और काफ़ी मस्ती कर रहा था। नंदिनी जी जो अपने हाथ को बांधते हुए उसको देख कर कहती हैं, मेरे दो बड़े बेटे तो बिल्कुल मेरी जैसे हैं, दिमाग में तेज़ और मेरी हर बात मानने वाले। पता नहीं ये कहाँ से पैदा हो गया। और वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या हो रहा है बेटा? गौरव जो अपने चेहरे को उठाते हुए कहता है, मॉम गेम खेल रहा हूँ। और ये बोलते ही वो तुरंत ही अपने फ़ोन में देखने लगा था। नंदिनी जी उसको देख करके एक तिरछी स्माइल पास करते हुए कहती हैं, बेटे तो तुम मेरे ही हो और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र भी है, लेकिन तुम लोगों की फ्यूचर की खुशियों के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत रिस्क मैं दे ही सकती हूँ बेटा। अब तुम मेरे लिए काम करोगे। वैसे ये झगड़ा लगाना पति पत्नी में कितना आसान होता है, बस एक छोटी चिंगारी की ज़रूरत होती है और उसका काम मैंने कर दिया है। शाम तक अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये बोलकर वो उसके बगल में आकर बैठती हैं और उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहती हैं, मैं जिया से मिलकर आई हूँ अभी, बहुत प्यारी बेटी है, तुम मिले उससे? वहीं गौरव इस बात पर ज़्यादा दिलचस्पी ना दिखाते हुए कहता है, मिला तो था। नंदिनी जी जो उससे पूछती हैं, कैसी लगी तुम्हें? गौरव स्क्रीन में देखते हुए कहता है, कैसी लगी मतलब मुझे क्या लेना देना वो कैसी हैं कैसी नहीं, भाई की वाइफ है, भाई को पसंद आई है, बस काफ़ी है। अरे यार ये मॉम प्लीज़, जब मैं गेम खेला करूँ ना मुझसे कोई बात मत किया करो, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है यार। नंदिनी जी उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहती हैं, तुम्हें कोई भी मैनर नहीं है बेटा? अब तुम भाभी के घर पे आए हो, आई मीन अपने चाची के घर पर आए हो और वहाँ नई नवेली दुल्हन आई है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसका अच्छे से वेलकम करना चाहिए, उसे कुछ सरप्राइज़ देना चाहिए? और नंदिनी जी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए को देखते हुए अपने मन में कहती हैं, कुछ महीने ही बड़ा, लेकिन रेयांश है तो तुमसे बड़ा ना, और अगर वो बड़ा है तो छोटा समझ करके तुम्हें माफ़ तो कर ही देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कर भी क्या सकता है, एक आध थप्पड़ ही मारेगा। कम से कम इसी बहाने मियाँ बीवी के बीच में एक छोटी सी दरार तो पैदा हो ही जाएगी, कल की आई बहू आज ही फरार हो जाए। गौरव जब अपने मॉम का हाथ अपने हाथ से उठाते हुए कहता है, मैं क्यों नहीं सरप्राइज़ देने लगा, और भाभी है वो मेरी, और वैसे भी रेयांश भाई की लाइफ में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता मैं, बहुत डर लगता है उनसे। मैं तो कह ही रहा था कि मुझे यहाँ पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन दूर से। लेकिन राजनंदिनी जी के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो गौरव के सिर को सहलाते हुए कहती हैं, बेटा ऐसे नहीं बोलते,
अब तुम्हारा भी तो उस लड़की से कोई ना कोई रिश्ता है ना, और तुम्ही तो उसके देवर भी हो। तुम्हें ये रिश्ता ठीक तरीके से निभाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ एक छोटा सा ही सही, कम से कम उसे सरप्राइज़ दो। और उसका कमरा भी बहुत रूखा सूखा नज़र आ रहा है। एक काम करो, उसके कमरे को ना अच्छे से डेकोरेट करवाओ। थोड़ी देर के लिए मैं उसे बिजी रखूँगी। वैसे भी डेकोरेशन में तो तुम काफ़ी माहिर हो। गौरव ये सुनकर के एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या बात है मॉम, आपको भाई की वाइफ में इतनी इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? वेल, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन भाई मारेंगे तो नहीं मुझे। वैसे भाभी तो मुझे भी पसंद आई। नंदिनी जी उसको देखते हुए कहती हैं, वैसे वो इतनी भी बड़ी नहीं है, जिया नाम बुला सकते हो उसका। गौरव जी कहता है, नहीं, रिश्ता तो भाभी का ही है, तो भाभी बुलाऊंगे ज़्यादा बेटर होगा। वैसे ये रूम डेकोरेशन का आइडिया काफ़ी अच्छा है, मैं ये कर सकता हूँ। वही नंदिनी जी उसको रोकते हुए कहती हैं, मेरे रूम में आओ, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, उसके लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आना, और हाँ, उसके लिए एक प्यारा सा कंगन लेकर आना। लेकिन गौरव मना करते हुए कहता है, मॉम मैं उन्हें गिफ्ट क्यों दूंगा, वैसे भी अजीब लगेगा ये। रूम डेकोरेशन को तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे मैं पर्सनली गिफ्ट दूंगा तो यू नो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। राजनंदिनी जी जो कहती हैं, यही तो मैं चाहती हूँ बेटा। ऐसे भी मर्दों के ईगो को बहुत हर्ट होता है जब उनकी बीवी किसी और मर्द की तारीफ़ करती हैं या किसी और मर्द से ज़्यादा घुलती मिलती हैं तो। और रेयांश की भी कुछ ऐसी ही कमज़ोरी नज़र आने वाली है मुझे। और वो अपने बेटे को देखते हुए कहती हैं, तुम भी ना बेवकूफ़ हो। अरे गिफ्ट मेरी तरफ से रहेगा, जाओ अब लेकर आओ। वही रूम में प्रार्थना जी, जो इस वक्त बैठकर जिया से बातें कर रही थी, और जिया को उनको देखकर इतना अच्छा लग रहा था जैसे उन्हें सच में कान्हा जी की ब्लेसिंग मिल गई हो। जिया, जो प्रार्थना जी के चेहरे पर इतना ध्यान से अपनी नज़र गड़ाए हुई थी कि प्रार्थना जी उसके चेहरे के सामने अपना हाथ लाते हुए कहती हैं, बेटा तो मेरी बात सुन रही हो ना? जिया जो कहती है, हाँ 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 सुन रही हूँ मैं। वो क्या है ना, मम्मा की थोड़ी याद आ रही थी। जी हाँ, ये किसी को रियलाइज़ नहीं कराती थी कि उसके घर में उसके साथ किस तरह का बर्ताव होता है, और इस बारे में वो हमेशा अपनी बातें अपने दिल में छुपा कर रखती थी। प्रार्थना जिसके चेहरे को देखते हुए कहती हैं, तुम्हारे घर के हालात भी तो इस वक्त ठीक नहीं हैं, और इस दौरान तुम्हारे घर पे मैं समझती हूँ कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और जिस हिसाब से तुम्हारे घर के बारे में बात किया जा रहा है, काफ़ी निगेटिव बात कर रहे हैं वो लोग तुम्हारे घर के बारे में। क्या तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार नहीं करता था? जिया जो कहती है, ऐसा नहीं है, प्यार तो बहुत करते थे, पर थोड़ा तरीका अलग था। और ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप तो जानते हैं पॉलिटिक्स का। अगर दूसरे को हराना है तो इस तरह लोग एक दूसरे के बारे में रूमर्स फैलाते रहते हैं। ये भी बस अफवाह की तरह है, कुछ वक्त में लोग भूल जाएंगे। प्रार्थना जी उसके गाल को पकड़ते हुए कहती हैं, वैसे मेरी कही हुई बात तो याद है ना? लेकिन जिया को कहाँ प्रार्थना जी की कोई बात सुनाई दे रही थी। वो तो बस अपनी किस्मत पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि उसे फाइनली कोई ऐसा मिला है जो उसकी मॉम की तरह उससे प्यार से बात कर रहा है। जिया जो कहती है, हाँ जी, मैं कोशिश करूँगी। मेरी प्रार्थना जी उठते हुए कहती हैं, हाँ, क्योंकि क्या है ना बेटा, अगर तुम शुरुआत में पति को कंट्रोल में नहीं रखोगी ना, तो बाद में बहुत बढ़ चढ़ कर के बातें करते हैं। अब मेरे हस्बैंड जी को ले लो, तुम्हारे पापा जी, आज तक हमारी लड़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से होती है, लेकिन मजाल है जो मेरे से ऊंची आवाज़ में बात कर ले। मेरे बेटे को भी तुम्हें कंट्रोल में रखना है। ऐसे है तो वो बहुत गुस्से है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे सामने पिघल जाएगा। और बीवी के अंदर ये ढंग होना चाहिए, अपने हस्बैंड को कंट्रोल में रखने का। जिया जो अपनी सासू माँ की बात सुनकर के काफ़ी हैरान थी, क्योंकि कोई सासू माँ अपने ही बेटे को अपनी बहू को कंट्रोल करने के लिए कैसे कह सकती थी। जिया उनकी बात सुनकर के बस सर को हाँ में हिलाते हुए कहती है, मैं कोशिश कर सकती हूँ, पर आपको जितने सीधे वो लगते उतने हैं नहीं, और ये मत समझिएगा कि वो मेरे सामने पिघल जाते हैं। वो जब डांटना शुरू करते हैं ना तो पूरी रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती है, और जब घूरते हैं अपनी काली गहरी निगाहों से, ऐसा लगता है जैसे खा जाएंगे। वो काफ़ी डेंजरस है, और मेरे बस में तो बिल्कुल नहीं उन्हें कंट्रोल करना। मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकलती उनके सामने। हाँ, वैसे बात तो सही था कि जिया उनसे डरती थी, और रेयांश की स्टेयर उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन जिया इतना भी नहीं डरती थी जितना वो प्रार्थना जी से बता रही थी।
और वो आगे प्रार्थना जी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, वैसे आई प्रॉमिस, अगर हमारी कभी लड़ाई होती है ना, तो मैं सबसे पहले आपको ही आकर के उनकी शिकायत लगाऊंगी, और प्लीज़ आप मेरे फेवर में रहना। हाँ। प्रार्थना जी उसके सिर पर अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, ज़रूर। दूसरी तरफ रेयाज अपने कॉन्फ्रेंस हॉल से वापस अपने कैबिन में आकर बैठ चुके थे। वैसे तो उनके पास काम काफ़ी था, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा सा इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड था। रेयाज अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे थे कि तभी वो अपने ही रूम के लैंडलाइन पर कॉल करते हैं। प्रार्थना जी तुरंत ही उस फ़ोन की तरफ बढ़ गई थी और फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए कहती हैं, हेलो। दूसरी तरफ से रेयाज की बात सुन करके दूसरी तरफ से वही रेयाज अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी आंखों को वही रेयाज हो अब जाकर के फ़ोन को कान पर लगाए थे और उन्हें लगा था कि उनके रूम में तो जिया ही होगी और जिया ने ही फ़ोन रिसीव भी किया होगा, जिसकी वजह से वो फ़ोन को जैसे ही कान पर लगाते हैं वो दूसरी तरफ जिया को समझते हुए कहते हैं, कैसे है मेरे कार्टून, याद नहीं आ रही अपने पति की। ये सुनते ही प्रार्थना जी अपने मुंह पर हाथ रखती हैं और अपना गला क्लियर करती हैं। जैसे ही रेयांश अपनी मॉम की आवाज़ को पहचाने थे वो तुरंत ही ठीक तरीके से बैठते हैं और अपनी आंखें खोल कर कहते हैं, जिया राइट। वो बस नाटक में कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से प्रार्थना जी जो कहती हैं, देती हूँ तुम्हारी कार्टून को, और वो जिया के हाथ में फ़ोन थमाते हुए कहती हैं, लो, काफ़ी लंबी उम्र है मेरे बेटे की, बात कर लूँ, मैं बाहर जाती हूँ। और ये बोलकर वो बाहर की तरफ निकल गई थी। जिया जो फ़ोन को कान पर लगाते हुए कहती है, हेलो। रेयांश जिया से थोड़ा गुस्से भरे टोन में कहते हैं, फ़ोन तुमने क्यों नहीं रिसीव किया। जिया जो कहती है, मुझे कोई जिया उनकी बात सुनते हुए कहती है, हाँ, जैसे आकाशवाणी हुआ था ना कि आपका फ़ोन है और मुझे ही रिसीव करना है, क्या वो मम्मी जी ने रिसीव कर लिया तो। रेयांश जो कहते हैं, वो तो शुक्र मनाओ कि मैं ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहा था, वरना क्या सोचती मम्मी। जिया जो कहती है, क्या सोचती, वही सोचती कि मेरा बेटा कितना ठरकी है। रेयांश उसकी बात सुन करके हल्का सा स्माइल करते हैं और पीछे की तरफ लीन होते हुए कहते हैं, ठरकी नहीं हूँ मैं, तुम्हें देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, वैसे ये टैग तुम्हें मिलना चाहिए। जिया जो रेयांश से पूछती है, कुछ काम था इसलिए फ़ोन किया या फिर ऐसे ही बकवास करने के लिए। रेयांश जो कहते हैं, परेशान था, सोचा कहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं, तो फिर दिल ने तुम्हारा जिक्र किया तो तुम्हें कॉल लगा दिया। जिया जो कहती है, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, अगर मुझे किसी को कॉल करना हुआ तो। रेयांश कहते हैं, तुम्हें क्यों किसी को कॉल करना है, मैं हूँ ना तुम्हें दिन रात कॉल करने के लिए, और तुम्हारे हाथ में फ़ोन जाएगा तो कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगी तुम, मिस प्रॉब्लम क्रिएटर। जिया जो कहती है, ऐसे नए नए नाम से मत बुलाया करिए मुझे। और क्या कर रहे हैं अभी आप। रेयांश जो कहते हैं, कैबिन में हूँ, आराम से बैठा हूँ, तुमसे बातें कर रहा हूँ और साथ में तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। जिया जो कहती है, मेरे बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी और के बारे में। रेयांश से कहते हैं, अब तो वेदिका का भी चैप्टर क्लियर हो गया, अब क्या कोई नया शक आ गया तुम्हारे दिमाग में। जिया जो रेयांश से पूछते हैं, वैसे आपकी बड़ी मॉम को आपके बारे में कुछ पता है क्या। रेयांश से कहते हैं, मेरे बारे में उतना ही लोगों को पता होता है जितना मैं चाहता हूँ कि उनको पता चले। वेल, क्या हुआ, कुछ कहा क्या उन्होंने। जिया जो कहती है, नहीं नहीं, बस आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। रेयांश कहते हैं, दैट्स ग्रेट। जिया जो कहती है, इंतज़ार कर रही हूँ आपका, जल्दी आएगा। रेयांश अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं, मुझे भी बेसब्री से इंतज़ार है तुम्हारा। जब मैं ऑफिस से जाऊँगा घर तो मेरी बीवी मेरी सेवा करेगी, प्यार करेगी, और जिया जो कहती है, और कुछ नहीं करने वाली मैं, जब घर आएगा तब बात करते हैं, अभी फ़ोन रखे। रेयांश उससे कहते हैं, हो सकता है शाम तक मुझे दुबई निकलना हो, जल्दी वापस आऊँगा। जिया जो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, एक काम करिए, ऑफिस से दुबई निकल जाएगा, वैसे भी आपकी शक्ल देखने का कोई खास मन नहीं है मेरा। जिया भी फ़ोन पर बात ही कर रही थी कि तभी अचानक से उसका दरवाज़ा फिर से खुलता है और इस बार दरवाज़ा काफ़ी तेज़ी में खुला था। भाभी, हाय, आई होप यू आर नॉट बिजी। उसने जिया के हाथ में फ़ोन नहीं देखा था। वहीं गौरव की आवाज़ सुनते ही रेयांश दूसरी तरफ से अपने पैर को अपने टेबल के नीचे रखते हैं और फिर ठीक तरीके से बैठते हुए कहते हैं, जिया, कौन है। जिया जो कहती है, वो लेकिन फिर वो कहती है, है कोई, आप बिज़ी रहिए, मैं भी बात कर लूँ थोड़ा, कोई आया रूम में।
रेहांशा कहते हैं, कोई लड़का है? जिया जो कहती है, हाँ कोई लड़का ही है। वहीं गौरव जो अंदर जाते हुए कहता है, एक्चुअली मॉम ने ना आपके लिए कुछ। उसने इतना बोला ही था कि तभी वो देखता है कि जिया किसी के साथ फ़ोन पर बिजी है और फिर गौरव उससे कहता है, ओह बिजी हो तुम, कोई बात नहीं, मैं बाद में वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। अब रियांश को उसकी आवाज़ पूरी तरह से क्लियर हो गई थी और वो समझ भी गए थे कि ये गौरव है। और वो काफ़ी गुस्से में अपनी इमरची कस के बंद करते हुए कहते हैं, ये गौरव है राइट? जिया जो मुस्कुराते हुए कहती है, गौरव जी थे, शायद कुछ काम से आए थे पर आपकी वजह से बेचारा डिस्टर्ब हो गए। फ़ोन रखिए ज़रा। रेयांश कहते हैं, शट अप। और ये तुम्हें तुम कब से बोलने लगा? कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रही है? जिया जो कहती है, हाँ तो अब उनसे छोटी हूँ मैं, मुझे आप करके थोड़ी ना बुलाएंगे। रेयांश कहते हैं, आता हूँ मैं, फिर ठीक करता हूँ इसकी अकल। जिया जो कहती है, आप तो दुबई जा रहे थे ना? रेयांश कहते हैं, कुछ काम था। जिया जो कहती है, और अब काम नहीं है? रेयांश कहते हैं, काम तो है पर अभी काम को साइड में रख सकता हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। वही जिया फ़ोन रख चुकी थी और वह फ़ोन की तरफ ही देखते हुए कहती है, मेरे जल कुकड़े इंसान,